प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन आप एक परिभाषा और जान लीजिए, जिसका प्रकाश एक प्रकार की जो दृष्टि की संवेदना को जागृत करता है। अंधेरे में वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है तो वह चारों ओर बिखर जाता है, जिसमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के चलने पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रकाश का वेग जो होता है वह माध्यम पर निर्भर करता है तथा माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है। प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। कहीं कहीं आपको 39 से 7800 भी लिखा मिलेगा, लेकिन 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम ज़्यादातर लिखा मिलता है। तो आप लोग समझ गए प्रकाश के गुण। फिर आते हैं अगला टॉपिक जो आपका है प्रकाश का परावर्तन। एक माध्यम से जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हुई किसी चमकदार या पॉलिशदार तल पर टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ गए? जैसे कोई आपको एक किरण है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ये जाते हुए वो किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकरा गई तो वो उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो इस घटना को क्या बोलेंगे? इस घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जिस आप जहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि परावर्तक तल, ये क्या होता है? प्रकाश जिस तल से टकराकर वो परिवर्तित होता है उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। और सेकंड है आपका आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है? आपतित किरण के टकराने के बाद जो उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये परावर्तक तल है, यहाँ से ये किरण डाली गई तो, और यहाँ पर जो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये इनके दोनों के बीच में जो लंब डाला जाएगा उसको अभिलंब बोलेंगे। समझ गए? बस अब आते हैं नेक्स्ट। इसके जो नियम हैं, समतल तल से परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण अभिलंब तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण बराबर होता है। अर्थात आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण जो होता है वो बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। द्वितीय नियम जो क्या कहता है आपका, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, इस तल को हम आपतन कोण कहते हैं। समझ गए? अब प्रतिबिंब में क्या होता है? प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है कि आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसारी हो जाती हैं तो वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु पर चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिले तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दर्पण क्या होता है? भाई ये दर्पण पर चर्चा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ गया। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा? अभी तक आप लोगों ने सीखा प्रतिबिंब, प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, इतना सब कुछ क्लियर हो गया। अब आइए दर्पण पर देखते हैं। दर्पण क्या होता है? जैसे आप लोग शीशा देखते होंगे, वही आपका दर्पण है। वो कौन सा दर्पण है आपको उसी में अभी अध्ययन करने को बताएंगे। तो दर्पण क्या होता है? जब प्रकाश चिकनी सतह पर जाए तथा टकरा कर वापस आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक आपका गोलीय दर्पण होता है। अभी समतल दर्पण को समझ लीजिए। समतल दर्पण क्या होता है?
यदि समतल कांच की प्लेट को एक और चांदी की पॉलिश की जाए तथा एक और वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वह दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, यदि समतल कांच की प्लेट को एक ओर पॉलिश करके तथा दूसरी ओर वैसे ही छोड़ देने पर तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? आपका समतल दर्पण कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका गोलीय दर्पण। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यदि इसमें क्या है, यदि कांच के खोखले गोले को काटकर, क्या बोल रहा है? यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाए तो यह गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उसमें क्या था, उसमें केवल पॉलिश की जाती थी, लेकिन इसमें एक खोखले गोले को काट कर, जैसे मेरा पेन है तो मैंने इसको काट दिया। अब इसके एक तल को मान लीजिए शीशा है, ये इतना लंबा शीशा है, तो इसको एक तल को काट दिया गोले के हिसाब से, इसके कुप के हिसाब से इतना काट दिया मैंने, तो इसको हम पॉलिश कर दें तो ये क्या कहलाएगा? आपका गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब आइए देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने लंबवत ठीक पीछे की ओर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने है। या वस्तु को दर्पण से दूरी हट जाएगा अथवा दर्पण के पास लाएं। अगर दूर हटाएंगे तो, अगर पास लाएं या दूर हटाएं तो भी प्रतिबिंब जो होगा वो उतनी ही दूरी पर क्या हो जाएगा? दर्पण के पास उतनी ही दूरी से हम क्या होगा, वो दर्पण के पास आ जाएगा, उतनी ही जल्दी वो पास आ जाएगा। यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर दौड़े तो हमें उसके दुगने वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम किसी कण को हम शीशे के सामने रखकर फेंक रहे हैं तो वो कण कितनी दूरी पर वो कितनी चाल से चलता हुआ प्रतीत होगा। तो मान लीजिए चाल इसकी v है तो वो कितना चलेगा? 2v चलेगा, दुगना चलेगा। वही आपके बात इसमें मेंशन की गई है कि यदि हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को उसके पास लाते हैं या फिर दूर हटाते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वो उतनी ही दूरी पर बनता है। यदि हम किसी वेग को दर्पण के सामने से दौड़ें अगर हम वेग के साथ में तो हमें अपने दुगने वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत हो जाएगा। अब आते हैं किरण पुंज पर। किरण पुंज आपका इम्पोर्टेंट आपकी टॉपिक है। इसमें आपकी 3 प्रकार की किरण पुंज होती हैं, अभिसारी, अपसारी, समांतर पुंज। अभिसारी क्या होती है? वह प्रकाश की किरण जिनमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु में आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें आपको जिनमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई तल है, अब यहीं पर आपकी सारी किरणें जो हैं वो इकट्ठा मिल रही हैं, यहीं पर आकर मिल रही हैं, तो ये कैसी अभिसारी बोलेगा इसको। और अपसारी वह किरण जिनमें प्रकाश के किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर पड़ी और यहाँ से तुरंत निकल गई, ऐसे निकल गई, फिर निकलने के बाद में कोई यहाँ पर अगला तल है उस पर पड़ गई, तो ये आपकी कैसा कुंज कहलाएगा? अपसारी प्रकाश कुंज कहलाएगा, अपसारी किरण कुंज कहलाएगा। समांतर क्या है? समांतर किरण पुंज क्या है? वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हो। वैसे ही स्पष्ट है समांतर, तो वह किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर, जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम समांतर पुंज कहते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तु जो होती है वो पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, प्रकाशमान, अप्रकाशमान। अब आइए देखते हैं ये सब क्या होते हैं। इसमें जो है पारदर्शी वस्तु वह वस्तु जिसे प्रकाश की किरण पार कर जाए तो पारदर्शी वस्तु कहलाता है। वह पारिभाषी जो क्या होता है? पारिभाषी वह जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार करे। यही टॉपिक आपका कोई पूछ लेता है जो
जैसे कोई ज़्यादा जानता है तो वो पूछता है कि पारिभाषी क्या है। पारदर्शी और पारदर्शी आप लोग बता ले जाते हैं, लेकिन पारिभाषी नहीं बता पाते हैं। इसको देख लीजिए, इसके में क्या है, वह जो प्रकाश की आंशिक किरण पार करे और किरण पार ना करे। किरण आंशिक रूप से किरण पार करे, लेकिन किरण जो है वो पूरी ना जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, वो पारिभाषी कहलाएगा। अपारदर्शी क्या है, वह वस्तु प्रकाश किरण, वह वस्तु जो प्रकाश किरण को पार ना करे, तो क्या बोलेंगे, ऐसे को हम अपारदर्शी बोलेंगे। प्रकाशमान क्या है, वह वस्तु जिसमें प्रकाश का विकरण हो या फिर उत्सर्जन हो, तो उसे हम प्रकाशमान वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती आपका सूर्य हो गया अप्रकाशमान वस्तु। अप्रकाशमान वस्तु क्या है, वह वस्तु जिसमें प्रकाश का विकरण या उत्सर्जन हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अप्रकाशमान कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, यहीं से आपका टॉपिक शुरू हो जाता है, जिसमें है पहला टॉपिक अवतल दर्पण। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े, प्रतिबिंब पढ़ा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किरण पुंज पढ़ा आप लोगों ने, गोलीय दर्पण पढ़ा, समतल दर्पण पढ़ा। अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ चुके हैं आप लोग। बातें हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार आपका क्या है, नंबर 1 होता है उत्तल दर्पण, नंबर 2 एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। अवतल में क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई हो, यानी कि वो उभरी ना हो। जैसे कि आप लोगों ने उत्तल दर्पण में उभरी हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन अवतल में आपको सिंपल सा हो, सिंपल। जैसे आप लोग शीशा देखते हैं, जो आप नाव के यहाँ आप लोग जाते होंगे बार कटाने, तो वहाँ पर लगा होता है, तो शीशा किस प्रकार का है, वो शीशा आपका किस प्रकार का है, वो शीशा है आपका अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक, और उत्तल दर्पण में क्या है, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। और दर्पण के कुछ पद हैं ये, अर्थात इससे संबंधित कुछ डेफिनेशन है जो कभी कभार पूछ ली जाती हैं 1 नंबर में। तो द्वारक, दर्पण के मुहाने की लंबाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण के मुहाने की लंबाई के द्वारक कहते हैं। ध्रुव क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण हो गया, अब इसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव P बोलेंगे। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र है किसी खोखले गोले का हिस्सा, वो दर्पण के किसी खोखले गोले का हिस्सा का भाग होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी भी खोखले गोले का एक हिस्सा जो होता है वही आपका एक केंद्र होता है, उसी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। गोलीय दर्पण के, अब आते हैं मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है फोकस या मुख्य फोकस। किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इतना सब कुछ मेंशन होगा, यहाँ पर फिगर बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और फिगर के लिए आप लोग NCERT बुक अपने चेकआउट कर लीजिएगा, ये नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और फोकस दूरी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कभी कदार। तो फोकस दूरी पर आते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोला, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होता है, इसलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि कैसे ही आपका जो होती है फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसे आधी होती है। फिर से देख लीजिए, गोलीय दर्पण का फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य में होता है। क्या होता है, जो गोलीय दर्पण का फोकस F होता है वो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होता है, तो इसलिए गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी क्या होती है, आधी होती है। अर्थात F बराबर, ये आपको R/2 भी लिख सकते हैं,
इसको R1 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोग समझने के लिए आपको लिख दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी कभी कदार यहाँ पे विकल्प बनता है, यहाँ से बनता है 1 नंबर में, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? फोकस तल। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल तल को हम फोकस तल कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल तल को हम फोकस तल कहते हैं। इतना सब कुछ क्लियर मेंशन नहीं क्लियर होगा तो कमेंट कर देना वीडियो को, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलिए भाई लोग। लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। ये कभी कदार 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें आपका क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस में होकर जाते हैं या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं या फिर फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, या तो फिर फोकस से जाएंगी, या तो जाती हुई प्रतीत होंगी, या तो फिर आती हुई प्रतीत होंगी। और सेकंड जो है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती हैं। और फिर तीसरा टॉपिक क्या है आपका? फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो क्या हुआ? देखिए आप लोग, समांतर कैसे होंगी? ये 2 रेखाएं जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? फोकस से होकर गुजरने वाली, ये फोकस एफ है आपका, ये फोकस एफ है। इससे अगर कोई भी किरण गुजरेगी तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर होगी। फिर से देख लीजिए एक बार। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें परावर्तन के पश्चात या तो फिर फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, या तो फिर आती हुई प्रतीत होती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और फिर गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। पहला नियम जो है आपका, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये आपका क्लियर मेंशन कर देंगे। तो पहले आपको क्या करना है? पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बार बार बोलना मत पड़े यार, आप करते नहीं हो। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर है। आप लोग समझे कि नहीं समझे? अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की प्रकृति होती है इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर है। अर्थात जो है वो दर्पण के वस्तु जो है, वस्तु मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और वो दर्पण के ध्रुव P से, ये मान लीजिए दर्पण का ध्रुव P है। अब यहाँ से कितनी दूरी पर ये वस्तु है, यही चीज़ मेंशन करेगी आपकी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में। इतना टॉपिक क्लियर होगा कि नहीं? नहीं क्लियर होगा तो कमेंट कर देना, फिर से वीडियो बन जाएगी। आप लोग का कोई भी मार्क्स छूटा है, टारगेट अब 95+ टारगेट है साइंस में, आपको लाना ही लाना है। तो आप लोग केमिस्ट्री में अभी एक चैप्टर आप लोग को पढ़ाए हैं, लेकिन वो चैप्टर फिर से पढ़ाएंगे आप लोग, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। पहले आप लोग को फिजिक्स पूरा करा देंगे। तो आइए फिर देखते हैं इसमें पहला जो रूल है वो क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो, कंडीशन है। तो अनंत से स्थिति वस्तु से आने वाली किरणें आपस में समांतर होती हैं। अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। जब ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरणें फोकस पर मिलती हैं, अतः अनंत पर रखी वस्तु दर्पण के फोकस पर बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक फोकस पर उल्टा
वस्तु से बहुत छोटा तथा वस्तु में से बहुत वस्तु की ओर बनता, वस्तु से बड़ा तथा वस्तु की ओर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा तथा वस्तु की ओर बनता है। समझ गए? जब वस्तु अनंत पर होगी तब ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यहीं से आप लोग देख लीजिए। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, फोकस्ड बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और वस्तु की ओर बनेगा। और सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या की वक्रता केंद्र के बीच में हो। यदि कोई वस्तु ए भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण एम परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस एफ से गुजरती है। ये एक दूसरे की किरण एम के फोकस से होकर दर्पण से टकराती हैं, पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस आ जाती हैं। दोनों किरणें ए बिंदु से मिलती हुई प्रकाश या तीसरी किरण ए आर बिंदु से सी से गुजरती हैं तो परावर्तन बाद या ए से होती हुई वापस आ जाती हैं। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब जो होता है वो बिंदु बी पर मिलता है। अतः जब वस्तु अनंत पर हो और वक्रता केंद्र से बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में से बनता है। जो मेन बात आपकी यही से है। ये सब तो केवल आप लोगों का डायग्राम में आप लोग बनाएंगे तो आप लोग खुद ही लिख लेंगे। मेन बात यहीं पर है। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से छोटा होगा। मेन बात आपकी यही हुई। और मेन बात यहाँ पर इसकी क्या हो गई? यहाँ से हो गई। इसकी मेन बात यहाँ से और इसकी मेन बात यहाँ से। इतना सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, जब वस्तु ए बी दर्पण की वक्रता केंद्र पर सी पर हो तो प्रतिबिंब ए डैश बी वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र पर ही बनता है तथा वस्तु के बराबर बनेगा। समझ गए? यहीं तक आपका हो गया। ये सब आपका डायग्राम के अनुसार आप लोग लिख लीजिएगा, खुद ही लिख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं आप लोगों को, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। आप लोग बहुत भुलक्कड़ आदमी हैं। तो जैसे कि आप लोग समझना चाहें तो कमेंट कर देना। बहुत ही डीप में नहीं जा रहे हैं, जितना आपको एग्जाम में पूछा जाना है उतने ही बता दे रहे हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच हो तब क्या करेंगे? तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तब प्रतिबिंब जो होगा यह प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से बड़ा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु की ओर से ही बनता है, वस्तु की ओर ही बनेगा। जब वस्तु फोकस एफ पर हो तो फोकस से चलने वाली किरणें जो होती हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। अतः जब कोई बिंदुवत पर रखी होगी तो इससे चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समांतर। तो इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? ये प्रतिबिंब आपका अनंत पर ही जो बनेगा, ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब फोकस एफ पर रखेगी तो अनंत पर बनेगा। इतना टॉपिक सब क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। अभी तक आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। प्रकाश के परावर्तन में आप लोगों ने पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार, प्रतिबिंब पढ़ा आप लोगों ने, और प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ा। उसके बाद में समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ा आप लोगों ने। और अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब ये प्रकाश का अपवर्तन नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कराएंगे। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और नोट्स और मॉडल पेपर फ्री में चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ से नोट कर लीजिए। ये है व्हाट्सएप नंबर 9696 50 85 34। मॉडल पेपर के लिए आपको लोग चाहते हैं तो कुछ पेमेंट कर दीजिएगा, वरना आपको नोट्स तो एकदम 100% फ्री में मिलेंगे। आप लोग को 100% फ्री में नोट्स मिलेंगे। बस आपको क्या करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप लोग जो भी चलाते होंगे तो उस पर शेयर कर दीजिएगा। बस आपको हम नोट्स जितना पढ़ाए हैं उतना आपको भेज देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे, जो कि कल सुबह 8 बजे अपलोड हो जाएगी। आप लोग आइएगा ज़रूर देखने। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सी हैव गुड डे।